नमस्कार। xcricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। केवल दो चीज़ों पे छोटी सी चर्चा करेंगे। एक तो जो पश्चिम अफ्रीका में चल रहा है जियो पॉलिटिक्स में, और दूसरा क्रिकेट में एशिया कप। पश्चिम अफ्रीका में जो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ। सीरिया में तो देखो चलता ही रहता है। सीरिया में लगभग एक तिहाई हिस्से पे, एक तिहाई या कुछ ज़्यादा हिस्से पे अमरीकियों का कब्जा है, और बाकी पे बशर अल असद का कब्जा है, जो रूस के सहयोग से वहाँ पे काबिज है। नाटो तो उनको वहाँ से पूरी तरीके से हटाने के मूड में था। बहुत उन पे हुआ था बशर अल असद पे कि वो केमिकल हथियार में फलाने ढिमाका, लेकिन रूस ने नहीं माना। और जब बशर अल असद ने सीरिया के विद्रोहियों पर रूस की मदद से बम बरसाए तो आईसिस खत्म हो गया। आईसिस जो काफ़ी बड़ा खतरा बन के उभरा था। तो इसका ये मतलब था कि जो सीरिया के विद्रोही थे वही आईसिस थे, और फिर अगर वो उनको मदद दे रही थी यूएसए गवर्नमेंट और नाटो, तो इसका मतलब कि आईसिस को उभारने में यूएसए का ही हाथ था। जो भी हो, तो बहरहाल सीरिया में असद वाला मामला चल ही रहा था कि नाइजर करके एक देश है, वहाँ से एक गैस पाइपलाइन जाने वाली थी यूरोप के लिए, जो रूस पे इनकी निर्भरता कम करती। नाइजर में फ्रांस की समर्थक सरकार थी, और वहाँ का सत्ता परिवर्तन हो गया, सेना ने कर दिया, और जनता भी साथ में थी सेना की, क्योंकि वहाँ काफ़ी सालों से वही लोग थे सत्ता में। फ्रांस के राजदूतों से कह दिया गया कि तुम यहाँ से निकलो, वो निकले नहीं, तो बत्ती उत्ती काट दी गई, पता नहीं क्या हुआ। फ्रांस ने थोड़ी आंखें दिखाई तो बर्किना फासो और माली आ गए साथ में। बर्किना फासो का जो राष्ट्रपति है इब्राहिम ट्रोरे, वो नया वहाँ का पश्चिम अफ्रीका का नेता बन के उभरा है। तो बोला, फ्रांस ने कहा हम आपकी सहायता बंद कर देंगे। तो बोला कि 64 साल में कुछ नहीं बदला तो क्या बदलेगा। फिर इन पे जब संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक, वो एक्चुअली नाटो वाले ही थे, जाना चाहे तो उन लोगों ने मना कर दिया। बर्किना फासो, माली और नाइजर साथ में आ गए थे। नाइजीरिया हालांकि जो है वो नाटो के ही साथ में है। नाइजीरिया महत्वपूर्ण देश है, वो बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश भी है। उसके बाद सैंक्शन लगाने को हुई जब यूएस संयुक्त राष्ट्र संघ, तो सब लोग सैंक्शन लगाना चाहते थे माली वगैरह पे, तो कल रूस ने उसको वीटो कर दिया। तो मतलब रूस और फ्रांस दोनों अपोजिट धरे पे इस समय खड़े हुए हैं। वैसे भी यूक्रेन में खड़े हुए हैं अपोजिट, जबकि मैक्रो हो आए थे रूस में पुतिन से मिलने। उसके बाद में गैबन में भी अभी कल या परसों में शायद यही हुआ कि तख्ता पलट हो गया। वहाँ भी 65-70 साल से एक ही परिवार का कब्जा था, वो फ्रांस के समर्थक थे। ये सब फ्रांस के उपनिवेश रहे पहले। उन्होंने भी कह दिया फ्रांस वालों से कि तुम निकलो यहाँ से। गैबन, बर्किना फासो, माली, नाइजर, ये सब फ्रांस के विरोध में अचानक से खड़े हो रहे हैं। और कई देशों में ये जो पश्चिम अफ्रीका में है फ्रांस का प्रभाव, वहाँ से फ्रांस का प्रभाव कम करने की कोशिश हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है, ये वृहद परिवेश में अगर आप देखें तो मुझे जहाँ तक लगता है रूस यूक्रेन इसका विस्तार ही है। फ्रांस नाटो का महत्वपूर्ण देश है, और भारत के लिए ये दिक्कत हो रहा है। हालांकि आप कहेंगे पश्चिम अफ्रीका से भारत के लिए क्या दिक्कत है, तो अभी अब देखो अल्जीरिया शामिल होने को था ब्रिक्स में, लेकिन अपुष्ट खबरें थीं, लेकिन अब लगभग पुष्टि हैं कि मैक्रो ने रिक्वेस्ट की थी भारत से कि आप वीटो लगाइए, क्योंकि ब्रिक्स में ऐसा है कि बगैर पांचों जो जितने BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैं, इन पांचों की सहमति बगैर कोई नया देश शामिल नहीं हो सकता। तो भारत ने अल्जीरिया पे रोक लगा दी शामिल होने पे, क्योंकि अल्जीरिया नाइजर का समर्थन कर रहा था और फ्रांस का विरोध कर रहा था। तो अब एक तरीके से ये ब्रिक्स के खिलाफ भारत गया, क्योंकि ब्रिक्स में चाइना और रशिया सीधे सीधे नाटो से टक्कर ले रहे हैं, और भारत दोनों तरफ रख के चल रहा है। हालांकि जयशंकर इस मामले में ठीक हैं, अपने संतुलन बना के चलते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये नाइजर में चल रहा है, और अभी इसके दुष्परिणाम आगे होने वाले हैं। चाहे श्रीलंका में लिट्टे के पुनः उभरने की खबर है, और शायद चीन का एक जासूसी जहाज़ श्रीलंका के तट पे आके श्रीलंका और भारत के बीच में डालेगा लंगर, और वो जासूसी जहाज़ है। G20 होने वाला है, उसमें क्या होता है देखो भगवान जाने, क्योंकि पुतिन आने वाले नहीं है, और जहाँ तक है जिनपिंग भी नहीं आएंगे। और भारत के लिए बड़ा कठिन दौर ये होने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए, महीना भर के लिए। चलिए ठीक है, उसके बाद में क्रिकेट की बात कर लेते हैं। तो क्रिकेट की बातों में एशिया कप जो है वो शुरू ही हो गया है। ये नेपाल और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो नेपाल ने
नेपाल ने 4-5 विकेट कर दिए थे शुरू में, 4 विकेट कर दिए थे, बाबर आजम का कैच छूट गया था। उसके बाद पाकिस्तान निकल गई, क्योंकि नेपाल अनुभवहीन टीम है, तो अनुभवहीनता यहीं पे दर्ज थी। और पाकिस्तान अच्छी टीम है, वो अपना निकाल लेगा मैच। कल बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ, तो श्रीलंका के बॉलर अच्छे हैं और श्रीलंका की टीम मुझे लगता है विश्व कप में भी बढ़िया करेगी, क्योंकि उनकी टीम में यूनिटी अच्छी दिख रही है, अच्छी टीम दिख रही है। बांग्लादेश की टीम ठीक है, लेकिन मुझे कभी उनमें वो मारक क्षमता उस टाइप की दिखी नहीं जैसे श्रीलंका या पाकिस्तान में। भारत की बात करें तो भारत का जो टीम चयन है लगभग वही रहेगा जो अब वही विश्व कप में लगभग इसी टीम को लेके जाएंगे। बहुत ज़्यादा परिवर्तन मुझे नहीं लगता है। तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर आए हैं वापस, तो श्रेयस अय्यर चोट से उभर के वापस आए हैं, हालांकि उनका हिसाब किताब ठीक है था, 46 का एवरेज है और 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है, ठीक है वो लड़का। लेकिन अब देखो कितना चलता है। भारतीय पिचों में तो ठीक है, शॉर्ट पिच की जो समस्या है तो है। केएल राहुल के फिर चोट लग गई है। केएल राहुल, हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि धवन, कोहली और रोहित के बाद में चौथा आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, और ये आपकी विडम्बना है पिछले 10 साल की। आप नया प्लेयर कोई तैयार ही नहीं कर पाए बनने में मध्यक्रम का, और वो भी राहुल भी आप खिला देते हो ओपनिंग में, जबकि मध्यक्रम का अच्छा प्लेयर है, कीपिंग कर सकता है। टीम लगभग ठीक है, लेकिन 2-3 कमियां जो मुझे ये लगी कि एक तो ऑफ स्पिनर आपकी टीम में नहीं है, आप श्रीलंका में खेलने जाएंगे और फिर बाद में भारत में खेलेंगे, कोई प्रॉपर ऑफ स्पिनर नहीं है। लेग स्पिनर भी दाएं हाथ का कोई नहीं है, हालांकि लेफ्ट हैंड के कुलदीप यादव हैं, तो वो अच्छा खिलाड़ी। लेकिन ऐसा होता है कि जो चाइनामैन टाइप के गेंदबाज होते हैं या लेग स्पिनर भी होते हैं, ये 10 में 6 बार बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन 4 बार बहुत खराब खेलते हैं, तो ये कंसिस्टेंट कभी नहीं होते। तो आपको फिंगर स्पिनर एक रखना पड़ता है। शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल दोनों को हार्दिक पांड्या और जडेजा के साथ में रखा गया ऑलराउंडर के तौर पे, लेकिन दोनों का जो बल्लेबाजी औसत है, शार्दुल का भी और अक्षर का भी 18-18, 17-17 है, तो उनको बॉलर के तौर पे आप ले जा रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है। और बॉलिंग में ना तो शार्दुल की बॉलिंग मुझे बहुत धाड़ लगती है, ना अक्षर की बॉलिंग में बनने में, और जडेजा भी लगभग 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद में उनकी बॉलिंग में भी कोई धार नहीं। बैटिंग हालांकि जडेजा की बहुत अच्छी है, फील्डर बढ़िया। इतनी चीज़ है कुल मिला के, बाकी तो सब ठीक है। टीम का चयन लगभग ठीक है, संजू सैमसन को ले लिया है। सूर्य कुमार यादव को T20 में उसका रिकॉर्ड बढ़िया है, लेकिन वनडे में उसने लगातार 3 जीरो बनाए थे और अभी उसका कोई बहुत अच्छा एवरेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको ले लिया है, क्योंकि भरोसा कर रहे हैं उस पर आगे के लिए। हो सकता है चल जाए तो ठीक ही है, अच्छा खिलाड़ी है, अगर चल जाएगा तो भारत के लिए बढ़िया है। लेकिन कुल मिला के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उसका चयन मुझे ठीक नहीं लगा। तिलक वर्मा का डेब्यू ही है, और आप ये विडम्बना देखिए कि आपकी जो टीम का मध्यक्रम है उसमें आप देखिए, मध्यक्रम की बात होती रहती है पिछले 6-7 साल से कि मध्यक्रम आपके पास नहीं है। अभी मध्यक्रम जो आपके पास में है उसमें श्रेयस अय्यर चोट से उभर के आए हैं, तिलक वर्मा का डेब्यू हुआ है, और सूर्य कुमार यादव का आप हिसाब किताब जानते हो कोई बहुत अच्छा है नहीं। अक्षर पटेल ठीक ठाक खेलते नहीं हैं। हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, इन दोनों का स्ट्राइक रेट बढ़िया है, चल जाएंगे, देखा जाएगा। कीपर तो किशन ही ठीक रहेगा, और इसलिए ठीक रहेगा क्योंकि तो राहुल है भी नहीं, और ओपनिंग में उसका रिकॉर्ड बढ़िया रहा है, उसका कोई ख़राब रिकॉर्ड नहीं रहा है, तो किशन ठीक है। जब और कोई नहीं है तो अंधों में काना राजा है, तो वही ठीक है। तो टीम चयन लगभग ठीक है, यही 2-3 कमियां मुझे लगी थी। बाकी इनके जीतने की उम्मीद तो मुझे नहीं है, जीत जाए तो बहुत बढ़िया, तो हम भी खुश होंगे। और विश्व कप में तो अगर ये टीम लेके जाएंगे, और आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छे चांस नहीं दिख रहे। बाकी सब ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, श्याम राधे।